हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें मैं 30 क्वेश्चन लिया हूं। दोस्तों आप इसमें से 20 आंसर दीजिए, आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चैनल को और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कहाँ मिलता है, ठीक ना। हिंदू और ईरानी, देखिए पहला क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ठीक ना। ताजमहल में, पंच महल में, लाल किला में, शेर शाह के मकबरा में कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों शेर शाह के मकबरा में, ठीक ना। शेर शाह के मकबरे में। अगर आपके एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य भी दे सकता है, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य भी दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, याद रखिएगा, पूछता है खूब, सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में। एक और क्वेश्चन खूब पूछता है दोस्तों कि ताजमहल का डिजाइन में वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक ना। उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा, लाहौरी था, ठीक ना। बहुत पूछता है एग्जाम में कि कौन वास्तुकार था ताजमहल का, ठीक ना। ताजमहल को किसी ने बनवाया था, ये तो सबको मालूम है, शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक ना। लाल किला को भी शाहजहाँ ने बनवाया था दोस्तों। पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। पंचमहल को किसने बनवाया था, अकबर ने, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षी को किस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है, वह है, यानी किस चित्रकला में पशु पक्षी को ज़्यादा स्थान मिला है, ठीक ना, ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है। तो ऑप्शन है बूंदी शैली, अलवर शैली, किशनगंज शैली, द्रविड़ शैली। आप इसका सर्च मारिएगा दोस्तों, देखिए एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बूंदी शैली, ठीक ना। आपने नाम नहीं सुना हो दोस्तों, लेकिन सर्च मारिएगा कि बूंदी शैली क्या है, देखिए आपके एकदम आपको बताएगा अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, यानी मुख्य साम्य क्या था, ठीक ना, यानी दोनों में क्या मिलता जुलता था। अहिंसा व्रत का पालन करना, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुख पूर्ण है, सत्य बोलना। तो क्या हो जाएगा, संसार दुखों से भरा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। दोनों का मानना था। और एक याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध का जन्म खूब पूछता है, मालूम नहीं क्यों पूछता है इतना, लेकिन खूब पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ये इसलिए एग्जाम में पूछता है दोस्तों क्योंकि बुद्ध का जन्म और महावीर स्वामी का जन्म में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना, इसलिए पूछता है खूब। तो याद रखिएगा कि बुद्ध लुब जन्म ले रहे थे, लुब, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश, लेकिन सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में, श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती में, प्रथम उपदेश सारनाथ में। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, कि मातृशक्ति में, किस में विश्वास करते थे। ऑप्शन अगर देवी देवता रहेगा तो वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मातृशक्ति दिया है तो यही हो जाएगा, ठीक ना। पशुपतिनाथ अगर दिया रहता तो वो भी हो जाता शिव, ठीक ना। और चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवा देखते हैं दोस्तों कि चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभ्य के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, कि लंका से व्यापार के लिए। तो किसके लिए चोल प्रसिद्ध था दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों ग्रामीण सभ्य के लिए, ठीक ना। चोल ग्रामीण सभ्य के लिए प्रसिद्ध था। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी वैदिक युग में, अच्छा क्वेश्चन है। निरंकुश थी, प्रजातंत्र थी, कि गणतंत्र थी, कि वंश परंपरागत थी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो ये थी दोस्तों गणतंत्र थी, ठीक ना, गणतंत्र थी, याद रखिएगा। वैदिक युग में शासन प्रणाली कैसी थी, गणतंत्र थी। ये देखते हैं दोस्तों 7 नंबर दोस्तों कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। भागवत धर्म महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण, ठीक ना।
किस छूट जाएगा। सभी क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त है दोस्तों, क्वेश्चन का जवाब नहीं है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बांकीदास, सूर्यमल मिश्र, कविराज श्यामल दास की विट्ठल दास। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बहुत लोग मार देंगे विट्ठल दास, बहुत लोग मारेंगे, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्यमल। सूर्यमल ने वंश भास्कर की रचयिता है। ये तो सब लोग बता देंगे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकर कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकर कौन था? चंदवरदाई, हरहरि की नागरचंद की रत्ना। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदवरदाई, ठीक ना। चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदवरदाई ने लिखा है। अगला है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है, तो कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत सेकरन, हैदर शाह की जैनुल आबदीन। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, याद रखिएगा। 11 नंबर देखिए कि संथाल निवासी हैं। संथाल जो जनजाति होती है कहाँ के निवासी हैं? मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के, पूर्वी भारत के? क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मध्य भारत के, ठीक ना। संथाल जाति कहाँ निवास करती है? मध्य भारत में। अगला है रोम। रोम का प्रथम शासक कौन था? रोम का, इटली रोम पड़ता है, तो रोम का प्रथम शासक कौन था? न्यूमिटोर डिमस की रोमियुलस की हैमलिकर बर्का। क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा न्यूमिटोर था, ठीक ना। रोम का प्रथम शासक कौन था? न्यूमिटोर था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन का अब लेवल देखिए, और अब और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे इसके बाद, ठीक ना। चीन में वास्तविक कागज़ का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए और ये पूछता है कि सबसे पहले कागज़ की खोज किसने की थी? तो चीन ने की थी, ठीक है, लेकिन वास्तविक कागज़ का निर्माण का श्रेय किसे जाता है चीन में? तो साइलून, वांग, चीन, कुंगजू। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों साइलून, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि शशांक को किस शासक ने पराजित किया था? शशांक को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सभी ये एक ही खानदान के हैं, जो तीनों नाम आप देख रहे हैं एक ही खानदान के हैं, तो इसलिए लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक ना। तो शशांक को किसे पराजित किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने, ठीक ना। हर्षवर्धन ने। बोधि वृक्ष को किसी कटवा दिया था? ये खूब एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। बोधि वृक्ष को किसी ने कटवा दिया था दोस्तों? तो ये कटवा दिया था शशांक ने, याद रखिएगा। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था। अगला है कि वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? जोरावर सिंह बारहट की गोकुल दास वसावा की एस्टर आदित्येंद्र की विजय पथिक। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विजय पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना की थी। 15 का डी हो जाएगा। अगला देते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यही आपके लिए प्लस पॉइंट होते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को आप गलती मत करिएगा। क्या आंसर हो जाएगा? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था शाहजहां ने, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपने ये गलत नहीं किया होगा। अगला देते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने कि बारदोली की महिलाओं ने? तो बारदोली की महिलाओं ने दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक ना। प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी बारदोली जो सत्याग्रह चल रहा था दोस्तों, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? ये तो आप बता देंगे अभी ऊपर आपने देखा था, डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल की गांधी जी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना।
बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? 1928 में। डेट भी याद रखिएगा, 1928 में, ठीक ना। 18 का सी हो जाएगा। 19 देखते हैं दोस्तों। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वो पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? क्या हो जाएगा? साइरस, कैम्बिसिस, डेरियस प्रतर या सहार्स? 19 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो 19 का हो जाएगा साइरस ने, ठीक ना, साइरस ने। अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त है, इसको गलती मत करिएगा। अगला है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, यानी कहाँ पाई जाती है? जो अकबर ने बनाई हैं इमारतें ज़्यादातर कहाँ मिलती हैं? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, कि फतेहपुर सीकरी में? कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है फतेहपुर सीकरी में, ठीक ना। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? विदेश में, ठीक ना। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय सरकार किसने स्थापित की? विदेश में पूछ रहा है। बरकत उल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल की, राजा महेंद्र प्रताप सिंह? क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 22 देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर है, 21 मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, किस मुगल शासक का मकबरा? ये महत्वपूर्ण है। औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, बाबर? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। कहाँ पे है? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है अफ़गानिस्तान में, ठीक ना। अफ़गानिस्तान में पड़ता है, याद रखेगा। तो अगर बाबर का मकबरा पूछे तो कहाँ बताएंगे? काबुल बताएंगे, ठीक ना। अकबर का पूछे दोस्तों तो अकबर का आप बता दीजिएगा सिकंदरा में, ठीक ना। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, याद रखिएगा, सिकंदरा में। और औरंगजेब का औरंगाबाद में है। और हुमायूं का, आप HD फिल्म ज़्यादा देखते हैं दोस्तों, HD फिल्म आप ज़्यादा देखते हैं, ठीक ना। तो H से हुमायूं और D से दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। औरंगजेब का औरंगाबाद में, अकबर का सिकंदरा में है। अगला है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? 14 दिन, 20 दिन, 6 माह की निश्चित नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 14 दिन। राष्ट्रपति अपने पास किसी भी विधेयक को 14 दिन तक रख सकता है, उसके बाद उसे भेजना पड़ेगा ऊपरी सदन में। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, निश्चित नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को एकदम गलती मत करिएगा। तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 5 वर्ष। कन्फ्यूज होकर 6 वर्ष मत मारिएगा, ये राज्यसभा की होती है। आंसर हो जाएगा 24 का ए, ठीक ना। आगे देखते हैं, राज्यसभा लोकसभा के गठन किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा दोस्तों पारा लो, ठीक ना। पारा लो, इस तरह याद कर सकते हैं, पारा लो, ठीक ना। पारा लो। रा से राज्यसभा, पा से पार्लियामेंट यानी संसद, ये हो जाएगा 79। पार्लियामेंट यानी संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, पारा लो। रा से 79 के बाद 80, 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और 80 के बाद 81, 81 में लोकसभा का उल्लेख है। था पारा लो, 79, 80, 81। अगला है 25 नंबर। 24 नंबर हम लोगों ने देख लिया, 25 है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री? तो ये करता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपसभापति होता है, ठीक ना। तो 25 का बी हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? प्रति 2 वर्ष में, ठीक ना। आधे, 1/3, 1/4 की 5वां भाग? क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/3, ठीक ना। 26 का बी हो जाएगा 1/3 वाला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात? कन्फ्यूज मत होइएगा ऑप्शन देखकर, ठीक ना, बता दीजिए।
ये हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 5 संबंध 3, 3 संबंध 4, 3 संबंध 2 कि 2 संबंध 1। इसका आंसर हो जाएगा 3 संबंध 2। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। ठीक ना, तो ये तक समाप्त कर दिया है। कह रहा है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसको समाप्त कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका आंग्ल भारतीय। ठीक ना, 28 का ये हो जाएगा। 29 नंबर है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी राज्यों के गवर्नर यानी राज्यों के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक ना, राज्य का मुख्यमंत्री, संघ का प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा के राष्ट्रपति। राज्य का राज्यपाल दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के भाग 3, यहाँ पर भाग रहेगा भाग, ठीक ना, भाग 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी भाग 3 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार की संपत्ति के विरुद्ध अधिकार। तो कौन नहीं आता है दोस्तों, तो ये आता है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार भाग 3 के अंतर्गत नहीं आता है, इसको अब हटा दिया गया है। ठीक ना, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है और रख दिया गया है 300 क में। ठीक ना, 300 क में रख दिया गया है। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।